नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तीन पीढ़ियां और चुनाव में। बहस जरा ठहर के। और तीन पीढ़ियां और चुनाव में आज हम बात कर रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स की। जी, चुनाव के दिन है, चुनाव चल रहा है और इसमें जो पॉलिटिक्स का एक डर्टी साइड, एक वो पहलू जो हम सबको शर्मसार करता है, बार बार उभर कर वो सामने आ रहा है। जबकि हम तो उस देश के बाशिंदे हैं जहां पर राम राज्य की अवधारणा है, जहां चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे राम, राजा राम थे वो, लेकिन एक व्यक्ति ने उंगली उठाई तो अपनी पत्नी तक को छोड़ना पड़ा। मर्यादा और आदर्श की वो ऊंचाई थी। और इसीलिए जब दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक सत्ता यहां पर आई, लोकतांत्रिक सरकार बनी यहां पर सबसे पहली, तो उसमें सर्वमत की सरकार थी। वैशाली के लोकतंत्र को याद कीजिए, करीब 2500 साल पहले एक व्यक्ति का भी विरोध सुना जाता था, माना जाता था और फैसले को रद्द कर दिया जाता था। जबकि उसमें तकरीबन 2500 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हुआ करते थे, जिनको आज हम सांसद या विधायक के तौर पर जानते हैं। तो फिर क्या हो गया है कि आज मां बहन की गाली भी छोटी पड़ गई है हमारे पॉलिटिक्स में। इन चुनाव के दौरान लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कोई चोर है तो कोई लुटेरा है, कोई जूते चलाता है तो कोई गालियां बकता है। कौन सी राजनीति हम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य को कौन सा चेहरा हम राजनीति का दिखा रहे हैं? आज का यही मेरा सवाल है। आइए मैं पूछूंगा, सभी से मिलाऊंगा। मेरे साथ नई पीढ़ी भी के लोग भी हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। सबसे करूंगा मैं बात, सबसे मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। विवादित बयान, महिला अपमान, चुनाव आयोग की धीमी चाल, धर्म के नाम पर वो, थप्पड़बाजी, जूतम पैजाट, ये वो मुद्दे हैं जिनकी म्यान में 2019 की चुनावी तलवार सजाई जा रही है। वैसे तो सियासत का शर्म से कोई संबंध नहीं, मगर लोकतंत्र के तमाम लोकनायकों ने लिहाज की लाश पर अमर्यादा का लबादा लपेटकर इस चुनावी इम्तिहान में सभ्य यंत्र का दाह संस्कार कर दिया। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। सुन लो राजबब्बर के कुत्तों, तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। जो झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा माँ की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा। तुझे तेरे दलालों को लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा देखा फेसबुक। जनप्रतिनिधियों में ऐसे जुबानी जंग शायद ही कभी देखी गई हो। बिगड़े बोल की बिसात पर सियासत के सभ्य चेहरे राजनीति के चेहरे पर असभ्यता का कालिक पोत रहे हैं। कहीं बयान वीर विवादित बोलों से प्रहार कर रहे हैं तो कहीं थप्पड़बाजी और जूतम पैजार के जरिए संसद का संग्राम छेड़ा जा रहा है। संत कबीर नगर वाले शरद त्रिपाठी के बूट बवाल को आप भूले भी नहीं होंगे कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पर एक शख्स ने जूता बरसा दिया। देखिए, बहुत शर्मनाक है ये, और मुझे लगता है कि बहुत एक मानसिक रोगी ही इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। राजनीति की भंगिमाओं में धर्म के नाम पर खुलकर वोट मांगने का चलन भी इस चुनाव में खूब देखा गया। सीएम से लेकर पूर्व सीएम तक जिसको जहां मौका मिला उसने वहां धर्म को चुनावी धार देते हुए ध्रुवीकरण करने का वार किया। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है।
नेताओं के ऐसे नजरानों पर चुनाव आयोग ने अपनी धीमी रफ्तार का परिचय देते हुए किसी सिटिंग सीएम पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया हो। बहरहाल राजनीति में घट रही इन घटनाओं से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह है कि जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान राजनेताओं से विरासत में मिली सियासत को नेता गंदा बना रहे हैं। क्यों उसूलों पर चलने वाली पॉलिटिक्स आज डर्टी हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी, तो आपने सुना कि किस तरह के हालात आज पैदा हो रहे हैं, और ये तो हम सारी बातें नहीं दिखा सकते इस एक प्रोग्राम में। जितना जो कुछ आ रहा है, हो रहा है, वो आपके सामने हर रोज आ रहा है, क्योंकि आजकल जमाना है टीवी का और टीवी पे सब दिखता है, कैमरा सब कुछ बता देता है। आइए मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं मैं उनसे मिलवाऊं। प्रिया चौधरी मेरे साथ बीजेपी की तरफ से है, बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी का। आइए स्वागत करते हैं हम लोग। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब बीएसपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है खान साहब। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता एसपी के, बहुत बहुत स्वागत है अजीज साहब। ये बड़ी अच्छी बात है कि तीन डॉक्टर्स, तीन पीएचडी है मेरे साथ। आज पूछूंगा कि आप लोगों के रहते कैसे पॉलिटिक्स में इतनी गंदगी आ गई है। मेरे साथ पॉलिटिक्स को बड़े करीब से लगातार उस पर नजर रखने वाले अमलेंदु उपाध्याय साहब, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमलेंदु जी। और इसके अलावा है जनता, पब्लिक, यंग जनरेशन खास तौर से, जो कैसे देखती है इस पॉलिटिक्स को, इस शैली को, इन शब्दावलियों को, इन गालियों को। ये पूछूंगा और ये सवाल उठाएंगे आज। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर खान, सबसे बुजुर्ग हमारे बीच आप हैं। 3 पीढ़ियां और चुनाव है ये प्रोग्राम, और मैं बता दूं कि ये कोरी बहसबाजी का प्रोग्राम नहीं है। बहस जरा ठहर के, इत्मीनान से। आप बताएं, आपने तीनों पीढ़ियों की पॉलिटिक्स को देखा है, क्या हो गया है आज की राजनीति को? देखिए अजय जी, ये आजकल जो राजनीति का माहौल बन गया है वो किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज होने की स्थिति है। सेवा भाव नहीं रह गया है कि हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं। पहले के हमने देखा है कि लोग एमएलए होते थे, एमपी होते थे, रिक्शे से चलते थे और रिक्शे पर चल के लोगों के बीच में पहुंचते थे। एक जीप से, एक गाड़ी से चुनाव प्रचार करते थे। आज नेताओं में होड़ मची हुई है कि किसके पास कितनी लंबी गाड़ी होनी चाहिए, किसके पास कितनी गाड़ियों की कतार होनी चाहिए। तो उसका ये फायदा उठाते हैं कि हम कब सत्ता में पहुंच करके और अकूत धन अर्जित करें। ये समाज के लिए बड़ी खराब स्थिति आज के डेट में आ गई है। तो और अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो मां बहन की गाली भी बक रहे हैं, और नहीं कुछ कर पाते हैं तो आपको ही ऊपर हमले भी कर देते हैं। आप लहू लुहान भी हो जा रहे हैं। आप किसी तरह से बूथ कैप्चरिंग भी कर ले रहे हैं। आपने वो सब काम करना शुरू कर दिया कि जिससे हमको पावर मिल जाए और हमको सिपाही और दरोगा, तो यही पावर को हासिल करने की बना करके आज के नेताओं ने रखा। खान साहब, क्या यही पावर को हासिल करने की बेतावी है, बेकरारी है कि बहन जी ने कह दिया एक कौम से ही कि आप क्योंकि एक कौम के हैं मुझे वोट करें आप? ये भी उसी स्तर पर है। पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद, मुझे नहीं याद है, आप लोगों को याद हो तो बताएं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बैन लगा हो कि आप नहीं बोल सकते 48 घंटे तक। ये नौबत आ गई। हाँ, अब आप सुन लीजिए ना। देखिए, एक तो बहन जी की बात को ट्वीट गलत किया गया है। बहन जी ने कहा था ये बात हर पॉलिटिशियन कहते हैं, कहने के बाद जब सवाल उठते मुस्लिम वर्ग का हमने एक टिकट नहीं देख लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी बात को। एक हमने मुस्लिम जात के लोगों को हमने यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने के लिए टिकट दिया है। अब 15 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसी जात बिरादरी को दे दिया है। तो हमने ये कहा है कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए, और जो हमको 2014 में जिस पार्टी ने आपसे कहा क्यों था कहेंगे कि 15 लाख कहेंगे आप, क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या कांग्रेस ने अगर खड़ा कर दिया तो वो गलती कहां से हो गई? क्यों कोई जाति या धर्म की वजह से एक को वोट दें? ये तो अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। इसको डिफेंड भी कर रहे हैं आप कि एक तो आप धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, फिर डिपेंड करते हैं। ये सोचिए डॉक्टर साहब, सोचिए। मैं मौका देता हूं अजीज खान साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय भाई, ये क्या है?
आपके नेता तो सीधे प्राइम मिनिस्टर को ही कहते हैं कि चोर है। मतलब ये नौबत अब आ गई है। वो चोर है तो केस कीजिए, उसको उनको जेल में होना चाहिए, किसी थाने के हाजत में होना चाहिए। उनको प्राइम मिनिस्टर कैसे रहेगा वो व्यक्ति? अजय जी, और अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो चोर कैसे उसको कहा जाएगा? अजय जी, बहुत ही अच्छी बहस और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आज आपने ये शुरुआत की है। यदि ऐसी चीजें मीडिया में आने लगे और ऐसी चीजों पर बहस हो तो निश्चित तौर पे हमारी नई जनरेशन और राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में शालीनता नहीं हो, लोकतंत्र में विनम्रता नहीं हो और राजनीति करने वाले लोग एक सही सच्चरित्रता के साथ देश के दिशा को आगे नहीं बढ़ाएं तो फिर राजनीति का स्तर निश्चित तौर पे गिरेगा और आज वो निरंतर गिरता रहा है। अक्रॉस द पार्टी लेवल में बात कर रहा हूं जी। आज जरूरत है, आपने सुना होगा राम मनोहर लोहिया जी ने बार बार वो कहते थे कि लोक राज, ये लोकतंत्र लोक राज है, जनता का राज है। और लोक राज जो है लोक लाज से चलता है। जब यदि लोक लाज नहीं हो तो वो राज चलाने का कोई अर्थ नहीं है। मैं कहता हूं कि जो उस पद पे है उसकी भाषा का भी, उसकी शालीनता का भी जरा आप उदाहरण पेश करेंगे तो आपको पाएंगे पिछले 4 वर्षों में किन किन तरह के भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने भाषणों में लगातार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जवाब प्रिया देंगे, कभी वो पिछड़े बन जाते हैं, ऐसे सरेआम चोर 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 हिंदू हो जाते हैं, कभी वो मुस्लिम हो जाते हैं। दुखद है इस देश में। जहां तक चोर की बात है, एक सवाल होते हैं अजय जी, हमने चोर प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा, हमने उस चाकूदार को कहा है जिसने इस देश में लोगों को धोखा और जुमला पढ़ करके चाकूदारी की बात की थी। और चाकूदार रहते हुए राफेल की इतनी बड़ी चोरी होती है। देश से 30 लोग बैंकों का पैसा लेकर के बाहर विदेश चले जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और भी बहुत सारे हैं, मैं एक-एक करके आता हूं आप सभी के पास में। 5 लोग भी नहीं आया विदेश से, लेकिन देश से 5 नाम जरूर हम बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आऊंगा। देखिए सबको पहले ले लूं मैं एक-एक करके। नीरव, सबको आपने जाना, कैसे कैसे सबको देश से जाना पड़ा है। ठीक है, इसका जवाब प्रिया देंगी। बार बार वो लोग जवाब दे भी रहे हैं कि आपके वक्त में ये लोग घपले करते रहे, अब इन्होंने कानून बनाया है कि उनको पकड़ के ला रहे हैं। ये इनका कहना जवाब है। जो बोलेंगे प्रिया मैं पहले से जानता हूं क्योंकि हर रोज यही काम कर रहा हूं, डिबेट ही कर रहा हूं। कुछ नई बातें बताइए अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान। डॉक्टर साहब भाई, आप लोगों के ऊपर भी बहुत सारे अब तमगे लगते रहे हैं, है ना, दबंगई वाले, गुंडई वाले, पता नहीं किस किस तरह के तमगे लगते रहे। मैं नहीं लगाना चाहता, ये जो रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। क्या आज की राजनीति वाकई वहां पहुंच गई है कि कभी कभी शर्म आती है कि ये हमारे नेता है, ये हमारे राजनेता है, ये हमारे लीडर्स है, हमें लीड करते हैं, देश को आगे ले जाने का काम इनके हाथों में हम देते हैं। जिस तरीके का गुफ्तगू चल रहा है वाकई में ये बहुत ही ये एक नई दिशा देगा राजनीति को। और आपने टॉपिक बहुत ही बेहतर चुना है। एक बात समझें, आपने कहा साहब दबंगई का आपके ऊपर आरोप लगा और जो भी तमाम बातें कही आपने। आज आप देखिए कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। अफसोस की बात है कि खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम आप देखिए चुनाव आयोग को पूरी तरह से चैलेंज किया जा रहा है। अजय जी, आप एडीआर की रिपोर्ट को अगर देखें तो आप पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का, आपने चूंकि एक आरोप लगाया इसलिए मैं इसे कहना बहुत आवश्यक था, हालांकि मैं इस मुद्दे पे जाना नहीं चाह रहा था। 172 बार हेट स्पीच दिया गया है 44 नेताओं के द्वारा इन 5 सालों में। आप समझे यूपीए 2 में यह केवल 31 बार था, यानी 500% का इजाफा हुआ है हेट तरक्की कर रहे हैं। सवाल इस बात का कि आगे बढ़ रहे हैं, ये हेट स्पीच की बढ़ोतरी क्यों हुई? कि कभी खान साहब, एमएच खान साहब वाली पार्टी जो है बीएसपी कहती थी कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, और आज मायावती जी ने एक ही मंच से मैनपुरी में कहा है कि पिछड़ों के असली नेता मुलायम साहब है। तो भाई ये जनता किसको क्या समझे, किसको क्या समझे? और ये सत्ता लोलुपता नहीं तो क्या है? ये मैं सवालों के साथ छोड़ जाता हूं। देखिए अजय जी मुझे 30 सेकंड का कोई बात सुनाइए, अपनी बात रखने के लिए मुझे 30 सेकंड का मौका दे। हाँ, 30 सेकंड का मौका दे। सर आप इस बात को समझिए, पिछला इतिहास तो देखिए ना सर।
आज मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब किस तरीके की बात कर रहा है साहब, धर्मों में लोगों को बांट रहा है, ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहा है, अली बजरंग बली की बात कर रहा है। अब साहब कह रहा है एक खास कौम को हम इस देश में रहने नहीं देंगे, तमाम तरीके की बातें, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अजय जी, आप तो मेरा सवाल है कि आप अली की बात करते हैं, वो बजरंग बली की बात करते हैं। पिछड़ा नेता यानी एक जनता कहती है कि भाई इनको मंदिरों मस्जिदों में रहने दीजिए, हमारे लिए आप क्या करते हैं ये बताइए। तो आज देखिए कि आज बीजेपी को तकलीफ कितनी है, क्योंकि वो बेनकाब हो रहे हैं। आज जनता बीजेपी से पूछते तो प्रिया से, बीजेपी बेनकाब हो रही है, प्रिया चौधरी मेरे साथ है बीजेपी कर रहे हैं। मैं खान साहब लौटूंगा आपके पास, एमएस खान साहब। तकलीफ होना जायज है, तकलीफ होना जायज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्टी विद अ डिफरेंस, चाल चरित्र वाली पार्टी है ये, चेहरा वाली पार्टी है, राम राज्य की बात करती है। और राजा राम ऐसे शासक थे जो सवालों से परे थे। एक उंगली उठी तो उन्होंने पत्नी का त्याग किया, और बहुत कुछ उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी मर्यादा की बातें हैं। कहां गई वो मर्यादा? देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो राम बैठा है वो भी यही कहता है कि फकीर हूं, झोला है मेरे पास और कुछ नहीं है। एक बात बता दूं, जो ये बात की जा रही है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये हम सब जानते हैं। ये जो जितनी हेट स्पीचेस की बात हो रही है, ये बयानबाजी की बात हो रही है, क्या ये सिर्फ पिछले 5 साल में उभर कर आई है? और अगर पिछले 5 साल में उभर कर आई है तो कब आई है? उस दौरान आई है जब 2013 में चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था, जब ये खुले तौर पर कह दिया जाता था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या, जब ये कहा दिया जाता था कि खून का सौदागर है, खून की दलाली करता है। जब ये वर्डिंग्स निकल कर आई तो उनका रिएक्शन कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। सिर्फ पिछले 5 साल में ही सारे नकारात्मक काम हुए हैं ऐसा नहीं है, जो सकारात्मक काम हुए हैं उनके लिए भी तो कोई बात करे। ये जो मैं आज यूथ लीडर के तौर पर यहाँ पर बैठी हूँ, जो सामने जनता यूथ यहाँ पर बैठी है, वो ये बयानबाजी नहीं सुनना चाहती कि तू और मैं, एक चाय वाला है तो हम दूध वाले हैं, ये बयान नहीं सुनना चाहती। अली और बजरंग बली एग्जैक्टली नहीं सुनना चाहती है। जनता ये सुनना चाहती है कि आप हमारे लिए करोगे क्या, कौन सी पॉलिसीज पे काम करोगे। आपको क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जिम्मेदार सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल को नहीं ठहराया जा सकता, और मुझे लगता है कि जनता भी जो है थोड़ी बहुत उसको भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। सारी चीजें हैं। देखिए, पहले होता क्या था कि चूंकि आजादी की लड़ाई के बाद जब स्वतंत्र भारत की राजनीति शुरू हुई जी, तो राजनेताओं के अंदर एक भाव जो सेवा का था, जो आजादी की लड़ाई से निकले हुए लोग थे। हालांकि उस दौरान भी ऐसे लोग आए जो आजादी की लड़ाई में नहीं थे, वो भी आए जी, लेकिन देश की जनता ने उनको ठुकराया, और जो आजादी की लड़ाई का जिनके पास अनुभव था या जो उनकी प्रेरणा थी वो जिनके साथ थी, देश की जनता ने उनको अपनाया। बिल्कुल। तो इसलिए राजनीति का स्तर मेंटेन रहा। आपने जैसे अपना ये प्रोमो चलाया और आपने उसमें बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों से संसद चला करती थी और उनकी बहसें सुनने लायक हुआ करती थी। मुझे लगता है कि वो स्तर 90 के दशक तक भी शायद वो कायम रहा, और 90 के दशक के बाद धीरे धीरे वो गिरावट जो थी एकदम से आना जो शुरू हुई। और फिर मैं समझता हूँ शायद उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका भी एक थोड़ा सा रोल है, चूंकि लोगों को लगने लगा कि अगर आप कुछ करेंगे तो वहां आपको माइलेज मिलने लग जाएगा, अब हेडलाइंस भी दिखने लगेंगे, अब स्क्रीन पे दिखेंगे, स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। तो ये जो लालच बढ़ा कि स्क्रीन पे आप दिखने लग जाएंगे। ये जो कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी है, ये कभी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी स्पेशली हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही आई थी कि राम मंदिर बनवाएंगे, लोगों के बीच में ये चीज फैलाई कि राम मंदिर बनना चाहिए वहां पर, क्यों बनना चाहिए, किस लिए बनना चाहिए, इस पर कभी बात नहीं करी इन लोगों ने। बस लोगों के अंदर र्यूमर फैलाई कि राम मंदिर बनना चाहिए। हम लोग हैं, हम अपने बराबर वाले मंदिर में कितना जाते हैं जो हम राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। टूरिस्ट प्लेस की चलो मान लिया, उस तरीके से कोई जा सकता है। यहाँ पर पूजा पाठ की बात कर रहे हो आप, और दूसरी जगह देश को बांट रहे हो हिंदू मुस्लिम में। हिंदुत्व का मतलब क्या है यहाँ पर बीजेपी का, कि हिंदू अलग कर दो मुस्लिम अलग कर दो, ये राजनीति कर रही है बीजेपी। तो ये क्यों कर रही है इस तरीके की राजनीति? दोनों का सवाल मोटे तौर पर एक है कि आप ऐसे मुद्दों को लाकर पॉलिटिक्स कर लेते हैं, उसमें लोगों को उलझा लेते हैं, जिसमें असल जो चीजें हैं जिससे भला होगा लोगों का, वो पीछे छूट जाता है। और जो अब तक आप लोग बता रहे हैं हमें कि मोटे तौर पर यह कि सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, लाल बत्ती चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी करेगा। तो फिर यह सुधरेगा कैसे? ये पॉलिटिक्स में से डर्टी एलिमेंट कैसे बाहर आएगा? चुनाव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स की, लेकिन बहस जरा ठहर के,
इत्मीनान से। और एक जो सवाल यहां उठाया गया ये काफी अहम है। देखिए, भविष्य क्या सोच रहा है, युवा भविष्य होते हैं और उन्हीं को बहुत सारी चीजें तय करनी होती है, बदलाव भी युवा ही लाता है। और उनका कहना है कि आजकल सिर्फ राजनीति हो रही है, और वो राजनीति कैसे कैसे हो रही है, क्या बंटवारे की राजनीति हो रही है। सीधे सीधे सवाल का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने पूछा कि राम मंदिर क्यों बनना चाहिए, ये नहीं बताया जा रहा। जब बाबर भारत में आया था, एक आक्रांता भारत में आया था, तो उन्होंने राम मंदिर को तोड़ के एक ढांचा खड़ा किया था जो मस्जिद नहीं है। एक ढांचा खड़ा किया था कि यहाँ पर कोई भी विश्राम करे, कोई भी आए, कोई भी अपनी पूजा पाठ करना चाहे मुस्लिम धर्म के हिसाब से तो वो कर सकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये हिंदू मुस्लिम अब शुरू हुआ है? ये हिंदू मुस्लिम तो उस वक्त से है जब हमारे देश के लोग चुप बैठे थे और आक्रांता आकर यहाँ के हमारे हिंदू तीर्थों को तोड़ रहे थे। उसके बाद आजादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी कितने दिन सत्ता में रही है? बिल्कुल भी नहीं रही, बहुत कम समय के लिए रही है। तो किन लोगों ने बांटने की राजनीति करी है और किन लोगों ने नहीं करी, ये आपको समझ आना चाहिए। और राम मंदिर वहां पर क्यों बनना चाहिए? सिर्फ वहां पर मंदिर का एक स्ट्रक्चर खड़ा करना मकसद नहीं है, राम जन्म भूमि का मकसद है। ये कहा गया है कि आप मस्जिद कहीं पे भी बना सकते हैं, वो शिफ्टेबल है। शायद सऊदी अरेबिया में या कहीं पर हुई है, पूरी की पूरी मस्जिद शिफ्ट करी गई है। हमारा सवाल है कि राम मंदिर, राम जन्म स्थान वहां होना चाहिए। और एक और चीज, जब ये बयान दिए जाते हैं कि दशरथ राजा के महल में 300 कमरे थे, बता तो दो कौन से में पैदा हुए थे श्री राम। तो ये भावनाओं को आघात करने वाले बयान होते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि सत्ता किसके लिए। सत्ता तो चाहती है, राजनीति करने वाली पार्टियों का बनता भी है, ट्रस्ट का काम तो कोई करने नहीं आया है, लेकिन सत्ता क्यों? मैकियावेली का एक उदाहरण है और दूसरा इसी देश के एक हमारे राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, उनका उदाहरण है। दोनों ने कहा सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन फॉर हुम, किसके लिए हो शक्ति चाहिए? गांधी ने इसका उत्तर दिया, महात्मा गांधी ने, सत्ता समाज के दबे कुचले लोगों के लिए चाहिए, सेवा, गरीबों के लिए चाहिए, सेवा के लिए चाहिए। और राजनीति करने वाले को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज तो लंबी गाड़ी के लिए सत्ता चाहिए, गलत, आज लाल बत्ती के लिए सत्ता चाहिए। गांधी का देश है, विवेकानंद का देश है, और इस देश में कम से कम राजनीति हमें करनी है तो साधन और साध्य की जो साम्यता है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जहां तक बात 10 सेकंड से जहां तक बात हमारी बहन प्रिया ने कही है, ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं और पार्लियामेंट में डिबेट है इस पर। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ डिबेट करूं चैनल में बैठ के, और वो डिबेट मैं काउंटर नहीं मैं आप बुक कर लीजिएगा। डिबेट है और डिबेट में स्पष्ट है कि जो ट्रिपल तलाक के बिल ला रही थी सरकार, उस पे 1 घंटे में उस बिल को पास करने का प्रयास की, जबकि पार्लियामेंट डिबेट के लिए ही होता है। आप उस पे विचार करते और कांग्रेस का ऑब्जेक्शन कहां है? ऑब्जेक्शन है कि जो आप उस पे केस दर्ज करेंगे वो जेल में चला जाएगा, तो जो उनके बच्चे और वो जो औरतें हैं उनका क्या होगा? हम सिर्फ उसमें सुधार की बात तो वो तो कर रहे सुधार हो गया, हमारा नहीं हुआ, उसमें तो सुधार कर दिया गया कि मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आप वो जो क्रिमिनल केस उस पर दायर होगा, जबकि क्रिमिनल केस होगा लेकिन जेल नहीं जाएगा और समझौता भी हो सकता है। ये मेरे ख्याल से हुआ है, मजिस्ट्रेट को दिया गया है, राइट? जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई ना कि 3 साल तक जेल चला जाएगा, वो मैक्सिमम लिमिट है। मतलब कि 10 सेकंड और मंदिर की बात से वापस बाहर भी आ सकते हैं। 1 दिन से लेकर 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये नहीं कि सीधा सीधा 3 साल का है। युवा पीढ़ी है हमारी बैठी है, क्या कह रही है, उसकी भावना जरा देखिए। सरकारों को देखना चाहिए, हर पार्टियों को देखना चाहिए, वो क्या चाह रही है। रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को का कल्याण होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, महिला है खुद, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने ये कहा सिर्फ इसलिए जिक्र किया इस बात का कि कास्ट कैश पॉलिटिक्स, इससे देश का भला नहीं हो रहा है। खान साहब जी, खान साहब आप ही दोनों, बोथ द खान्स, मैं आ रहा हूं यहीं पर। तो कौन से पॉलिटिक्स से भला होगा? देखिए अजय जी, एक तो मुझे आपने समय कम दिया, आपने बहन जी की बात तो उठाई, लेकिन दूसरे लोगों की बात को आपने संज्ञान में नहीं लिया। देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी बना के चला रहे हैं, आज भी उसके अध्यक्ष हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने आप वायरस की बात की, हरा वायरस की बात की, और आपने बजरंग बली और अली की बात की, और बजरंग बली को दलित कहा, बजरंग बली को जाट कहा, बजरंग बली को मुसलमान कहा। ये एक संवैधानिक पद पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर है। इन्होंने शपथ लिया है, कसम खाया है कि मैं सबके साथ एक व्यवहार करूंगा।
आप बताइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उन पर पाबंदी लगाया, उसके बाद भी वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सारे चैनल्स को खबर कर रहे हैं कि आ जाओ, मैं यहां पूजा करने जा रहा हूं, आ जाओ, मैं दलित के वहां खाना खाने जा रहा हूं। दलित के वहां खाना खाने पहुंचते हैं और वहां कहते हैं ये तार टूट गया, ये प्लास्टर खत्म हो गया है, वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं इसको मैं ठीक कराऊंगा। आप देखिए ये कौन सी पॉलिटिक्स है। देखिए बड़े नेता हैं आपके आजम साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं। उनकी बोली में जो है एक शायराना अंदाज उनका होता है ना। और उनका गढ़ है रामपुर, वहां से लगातार वो खुद जीतते रहे हैं, उनके सुपुत्र भी जीत चुके हैं यहां से। आपके बड़े नेता रहे हैं और उनको जब चुनाव मैदान में जीतने के लिए क्या क्या किस किस चीज के कौन कौन से रंग बताने पड़ते हैं, तो फिर क्या यह शर्मनाक नहीं है? उनकी हैसियत पर सवाल नहीं है कि राजनीति को अपने गढ़ में जीतने के लिए किस गटर में डालना पड़ता है उनको। देखिए अजय जी, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब ये वाकया आया था, उसके पहले प्रथम चरण का चुनाव था। और प्रथम चरण के चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तिलमिलाहट आप देखिए किस कदर घबरा गई कि उसको यह नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा उठाऊं कि जिससे देश की जनता गुमराह हो। पहली बात अजय जी। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसे देखें तो बीजेपी एक महिला की आड़ में राजनीति करने का प्रयास कर रही थी। आजम खान साहब के पूरे स्पीच को अगर आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल दूर दूर तक आदरणीय जयाप्रदा जी के लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। उन्होंने खुद खंडन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और अगर आप स्पीच में सुने तो अच्छा, देखिए दुनिया जानती है वैसे कि उन्होंने क्या कहा, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया जयाप्रदा जी का कि उन्होंने जयाब जी के लिए कुछ कहा। मैं तो यह कहता हूं कि किसी के भी उस वस्त्र का रंग बताना का क्या मतलब है भाई? डॉक्टर साहब, राजनीतिक शालीनता होती है, कम से कम इतना तो ख्याल होना नहीं चाहिए किसी के लिए भी। अमर सिंह साहब, पार्टियों की बात सिर्फ नहीं हो, उनको बेनकाब आजम खान साहब लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और आप लोगों को पर्दा उस पर डालते रहते हैं। रथ पर चढ़कर जिस तरीके से समाजवादी विचारधारा की बात करते थे, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ भाई? महिला के पीछे से राजनीति, महिला के पीछे से राजनीति क्या होती है? मैंने गौर किया था, मैं जवाब देने वाला था, पूछने वाला था, महिला के पीछे से राजनीति क्या होती है? प्रिया जी को रोकिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए आप। अच्छा, महिला के पीछे से राजनीति क्या होती है? नहीं खान साहब, महिला की राजनीति पीछे से राजनीति क्या होती है? क्या महिला को राजनीति माने का हक नहीं है क्या? हकी सर, हाँ सर, महिला के पीछे आकर के महिला को सामने ला करके राजनीति करना चाहिए। मतलब बीजेपी की हैसियत नहीं है कि मतलब क्या हुआ? कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया, रोज बेरोजगारों को भटकाया, किसानों को भटकाया। इसलिए मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। इसी तरह से राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि 56 इंच का सीना एक महिला के पीछे छुप गया। मतलब क्या आइडियोलॉजी क्या है? आप सोचते क्या है? एक बार वो स्पष्ट कर दीजिए। रोकिए भाई, ये डिबेट का तरीका थोड़ी है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो विवादास्पद मुझे लग रहा है। आप मुझे लग रहा है कि खारिज कर रहे हैं महिला को। आप मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को राजनीति मानने का कोई हक ही नहीं है। महिला क्यों लाया? खारिज नहीं कह रहा है, महिलाओं का सम्मान इस देश ने किया है। महिलाओं का सम्मान आप करते हैं कि नहीं? सवाल ये है, महिलाओं का सम्मान, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयान देते रहे महिलाओं के संदर्भ में। हमारी विचारधारा महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा आगे खड़ी रही है। माइक किन के पास है और सवाल किन के पास है, बताइए। तो जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो अश्विनी चौबे जी बिहार का जो एक प्रवक्ता है, हाईवर्ण नेता माने जाते हैं जी, जो राबड़ी देवी को सलाह देते हैं कि आप महिला हैं, घूंघट में रहिए। अच्छा, तो ये कितना हद तक सही है? और मेरा सवाल इनसे भी है जो कांग्रेस के हुए, वो बता रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए तो हमें लगता है कि राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कर सकती है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि 72,000 रुपये हम प्रत्येक साल देंगे सभी किसानों को, तो वो पैसा आखिर आएगा कहां से? हर चीज पे गौर कर रहे हैं युवा। पहले मैं जवाब दे दूं, एक आप भी देना चाहते हैं जी, बताइए। देखिए, एक तो जो कहा कि 72,000 रुपया आएगा कहां से, इस देश में 7th पे कमीशन लागू हुआ, किसी ने नहीं पूछा ये पैसा आएगा कहां से। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो गए, किसी ने नहीं पूछा ये पैसा आएगा कहां से। ठीक है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि वो योजना सही है, मतलब सही है गलत है, हाँ। लेकिन मैं इसका जरूर देना चाहूंगा कि वो पैसा आएगा कहां से। साहब, वो पैसा इस देश की जनता से ही आएगा, इस देश की जनता ही देती है।
आप अगर एक साबुन खरीदने भी जाते हैं, अगर रिक्शा चलाने वाला भी, और छोड़ दी रिक्शा चलाने वाला, भिखारी भी अगर एक साबुन खरीदने भी आता है, पेस्ट खरीदने भी आता है, तो उस पर टैक्स अदा करता है। ठीक है ना, तो उसके टैक्स से ही पैसा आता है। आपने भी जैसे पहले कहा कि राजा का मतलब क्या होता था, नहीं, तो सवाल ये आएगा तो टैक्स से ही पैसा। राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, और यही दिक्कत हो रही है कि राज्य कल्याणकारी नहीं रह रहा, इसीलिए सारी दिक्कतें। सवाल ये है कि वो क्या अफोर्डेबल है, क्या हम इतना पैसा सीधे सीधे निश्चित तौर पर किसी है, वो कुछ भी नहीं है। 3 या 3.5 लाख करोड़ रुपया बनता है, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जवाब देखिए, ये प्रश्न जो आपने किया, आपका जायज बनता है करना। आप युवा हैं, समझदार हैं, देश आपके हाथों में आने वाला है, आपको करना चाहिए प्रश्न। यही तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों से कि प्रश्न करने वाले को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। आप प्रश्न किए, मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक युवा समझदार कर रहा है। दिक्कत क्या है, जो बातें आपने की है, मनरेगा पर जब प्रश्न आया था तो यही आया था, मनरेगा को का ये फंड कहां से आएगा? फंड यहीं से आएगा, इसी देश से आएगा। देखिए, गरीब लोग हैं, गांव में हैं, आप भी गांव के हो सकते होंगे, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। गांव में जब से नोटबंदी हुई है, अजय जी, लेकिन लोग कह रहे हैं, मुझे एक अर्थशास्त्री समझा रहे थे, कि मनरेगा आया तो मजदूर महंगे हो गए गांव में। अब ये योजना वाकई अगर आ गई, हालांकि आने की उम्मीद कम है, लोग ऐसा भी मानते हैं क्योंकि लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आ गई तो मजदूर गायब हो जाएंगे, खेत सारे पड़ते रहेंगे। ये भी बता रहे हैं अर्थशास्त्री, ये अर्थशास्त्री की बात मत बता रहा हूं। 10 सेकंड प्रश्न मुझसे ही पूछ रहे हैं, 10 सेकंड नहीं तो गलत में मैसेज आएगा। आप क्या चाहते हैं कि जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहे? देखिए, इस तरह का जवाब उनको मत दीजिए, उनको अमीर बनाने का ये तरीका नहीं है कि पैसे काम के बदले काम के बदले तो पैसा से। मैडम, बहन 5 मिनट बाद आप 2 मिनट चलाने लगी, बहन 2 सेकंड, बहन 2 सेकंड, उनके लिए नीतिगत योजनाएं बनने लगी, 2 सेकंड देंगे उनका जीवन आप, 2 सेकंड देंगे, आपका प्रश्न आएगा। उन्होंने कह दिया कि हम तो पैसे आपके सीधे जेब में डाल देंगे, आपको बहन आपने बोल दिया, अब मौका देंगे मुझे, सीधा पैसा जिम्मे। अजय जी, शुरुआत आपने की। अजय जी, आप भी कर रही हैं। अजय जी, मैं भी बीच बीच में बोल सकता हूँ, लेकिन शालीनता, आज टॉपिक बड़ा शालीन फर्क ये है कि अजय जी बहुत शालीन टॉपिक है, मैं भी बीच बीच में बहुत पब्लिक शो करता हूँ, और तेज 6000 साल का कहा, 6000 महीने का कर दिया। फर्क ये है, आपने आंसर नहीं लिया, आप आंसर ले ले। जो बात आपने कही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा जाएंगे हम तो। क्या गरीबों को अधिकार नहीं है? हमें 1 लाख रुपए वेतन उठाने का अधिकार है, आपको 3 लाख रुपए वेतन उठाने का अधिकार है। किसने अधिकार दिया? क्या वो गरीब रिक्शा वाला, गांव का मजदूर, किसान, क्या उसके पास नहीं है? उसकी हालत खराब हो गई है, मैं कह रहा हूं, भूखे मर जाए क्या? मैं कह रहा हूं, उनके बच्चे क्या एजुकेशन नहीं प्राप्त करें? उनको शिक्षा का अधिकार नहीं, जवाब दीजिए, उनको स्वास्थ्य का अधिकार नहीं। राजनेता नहीं, ये सरकार, ये वेलफेयर स्टेट है, ठीक बात। ये जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत में आई है, ये कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है, ये अमेरिका नहीं है कि बस जो भूखे मर रहा है उसको मरने दो। अब मैं बोलूं अमेरिका में अच्छा, एक सवाल, सुरक्षा योजना। अच्छा अजय जी, एक सवाल, इसलिए एक सवाल पर मुझे दुख लगा इस बात पर। एक सवाल, गरीबों को राइट है, अरे सुन लीजिए, और मजदूर नहीं रहेगा जीवन। अरे सुन लीजिए, वो भी अमीर बनने की। अरे सुन लीजिए महाराज, आप लफाजी कर रहे हैं। नहीं, एकदम लफाजी कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे लफाजी कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। अजय जी सुन लीजिए, सवाल, अरे आप ये इमोशनल स्पीच जाकर के, नहीं बीजेपी उसको जाके दीजिए, मुझे मत दीजिए। नहीं अजय जी सुन लीजिए मेरी बात, नहीं सुन लीजिए, एकदम बोलिए। अरे सुन लीजिए, लफाजी शब्द इसलिए पर भी आपको ध्यान इसलिए रखना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं, जो जितनी बातें आप कह रहे हैं, नहीं आप जो कह रहे हैं कि गरीबी को उनको अमीर बनने का अधिकार नहीं है, ये लफाजी है। नहीं, गरीबों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, ये लफाजी है, ये लफाजी चाहिए या नहीं? आप नहीं बना रहे उनको, आप नहीं बनने दे रहे उनको। मैं बताता हूं भाई, अरे सुन तो लीजिए सवाल। आज तक लैंड रिफॉर्म इस देश में मुकम्मल नहीं हो पाया, इसलिए वो गरीब है, इसलिए वो गरीब है। आप जैसे लोगों ने नहीं होने दिया, खेती घाटे का सौदा बन गई, क्योंकि लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि वो सिंचित नहीं हो पाए, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं जा पाई। आप उनको कहते हैं कि मुफ्त में पैसे ले लो, तुमको भी अमीर बनने का हक है, ये इसलिए लफाजी है। मैं इस पे और नहीं रहूंगा, नहीं वक्त चला जाएगा। इस देश में 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, लगभग 31% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था और 69% ने
उनको अपोज किया था, मतलब अलग अलग जगह पर। तो मैं ये जानना चाहता हूं और साथ ही साथ बाकी सब लोगों से भी मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो क्या पाकिस्तान ने आप लोगों को वो दे दिया है, कोई पावर दे दी है कि आप उनको जो है, जो 69% लोग हैं, जो लोग आपको वोट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते या किसी वजह से आपकी विचारधारा से एग्री नहीं करते हैं, तो किस अधिकार के तहत आप उन लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कांग्रेस और बाकी सब पत्रकारों से जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि देश के 69% लोगों की बेइज्जती इस प्रकार हो जाती है और आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? चलिए एक एक करके जवाब, एक एक करके। हाँ, जो आपने बाकी 69% बताए, उनमें से भाजपा को छोड़ के देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में उन्हें बांट दीजिए, उनका वोट प्रतिशत आ जाएगा निकल के। अब बात आते हैं पाकिस्तान भेजने के लिए। यहां पर आप 3 लोगों ने मुझसे भारी सवाल पूछे। राष्ट्रवाद पे सवाल खड़ा नहीं किया मैंने कि आप राष्ट्रवाद के प्रति कमजोर हैं, पाकिस्तान भेजने पे नहीं कहा मैंने, लेकिन जब नीतिगत और स्ट्रॉन्ग फैसले लिए जाते हैं, कठोर फैसले लिए जाते हैं, तो आप ये पूछने लग जाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी था या आपने ऐसे ही टीवी पर आकर बोल दिया। आप ये पूछने लग जाएंगे कि एयर स्ट्राइक हुआ था, अरे चलो सेना ने बता दिया हुआ था, तो आप ये पूछेंगे ये तो बता दो उसमें आतंकवादी मरे या खाली जमीन पे पेड़ उखाड़ कर आ गए। तो हम ये कहते हैं कि अपने यार दिलदार को वहां पर भेजकर उनसे पूछवा लीजिए, उनके यार दिलदार उनको बता देंगे कितने लोग मरे थे। सवाल ये उठता है जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाने में हमारी मदद कीजिए, जब एयर स्ट्राइक होने के 48 घंटे भी नहीं होते हैं और तमाम विपक्ष के लोग ये सवाल करना खड़ा कर देते हैं कि हमला हुआ कैसे, कहीं इलेक्शन के लिए तो हमला नहीं किया गया, क्योंकि ये पता था कि उरी का जैसे बदला लिया गया है, हो सकता है इसका भी वैसे ही बदला लिया जाए, तो उस चीज को बचाने के लिए पहले ही सवाल खड़े करने लग जाते हैं। इन्होंने प्रश्न किया कि पाकिस्तान की बात, अभी तो इमरान खान ने कहा है कि यदि भारत में यदि मोदी जी जीत जाएंगे तो भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। कश्मीर अच्छा, समस्या ये बताइए, ये तो इमरान खान कह रहे हैं, तो क्या अब वो याराना फिर से स्थापित हो गया? जो वो गए थे वो बिरयानी खाने शायद और अम्मा जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे ना, उस पर और मैं बार-बार प्रश्न खुद मैं रोकना चाहूंगा इसलिए कि इस बहस में जाएंगे तो अलग है, मेरे पास 2 मिनट का समय है। मेरा ये कहना है कि ये चीजों से आप बाहर आइए, देश की राजनीति को शालीनता के साथ देश की ऊंचाई पे जो ऊंचाई जानी चाहिए थी उस पर आना चाहिए और इस ऊपर सब लोग बात करें और डॉक्टर अजीज खान, ही चुनाव होना चाहिए। मैं अब देखिए आखिरी सवाल पूछता हूं, समय समाप्त होने को है। आप लोग जरा ना अब अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, बड़ा सम्मान मेरे मन में सही में आप लोगों के लिए है, पढ़ना लिखना पसंद है मुझे भी, लेकिन मैं डॉक्टरेट नहीं कर पाया हूं, कोशिश करूंगा कि करूं। आप लोग कुछ उपाय सुझाइए कि ये डर्टी एलिमेंट कैसे कम हो। नहीं सर, बिल्कुल देखिए, डर्टी एलिमेंट और डर्टी पॉलिटिक्स एक ही तरीके से खत्म हो सकता है कि आदमी के अंदर सत्ता का मोह ना हो, समाज सेवा की भावना हो। क्योंकि हम जो जनप्रतिनिधि होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनको पब्लिक एक रोल मॉडल की तरह उनको मानती है, और जब रोल मॉडल गलत काम करने लगता है, अभी देखिए प्रिया जी बात कर रही थी, साहब पाकिस्तान राष्ट्रवाद, साहब जिन्ना प्रेम देखिए, शरीफ प्रेम देखिए, इमरान प्रेम देखिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सॉल्यूशन रह जाएगा। एमएस खान साहब आगे, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा था। आपने कहा कि पॉलिटिक्स जो हो वो सेवा के लिए हो, सत्ता के लिए नहीं हो। एमएच खान साहब, लेकिन जब टिकट बिकने लगते हैं, जब करोड़ों करोड़ों का खेल होने लगता है, तो फिर सेवा कैसे रह जाएगी भावना? फिर तो वो सत्ता ही चाहिए, फिर तो पैसे की वापसी चाहिए, फिर तो इन्वेस्टमेंट है। नहीं, ये इल्जाम गलत है, इस इल्जाम को मैं कंडम करता हूं। अरे भाई, आप पर नहीं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं तो एक इन जनरल बता रहा हूं। जब प्रधानमंत्री नहीं, ये इल्जाम मेनका जी ने जरूर कहा था अभी हाल में, तो इल्जाम तो मेरे पे लगा दिया ना आपने। नहीं, सवाल है मेनका गांधी ने कहा था, इसका खंडन करता हूं। देखिए, जब समाज की सेवा होगी, देखिए अजय जी, देखिए, जब समाज की सेवा की बात आएगी तो सबसे निचले दर्जे में जो समाज जी रहा है, पहले उसकी उत्थान की बात करनी चाहिए। देखिए, आज ऊना में दलितों को मारा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी मौन है। यहां पश्चिम में घोड़ी पे दलित चढ़ नहीं सकता, ठाकुरों ने
एक बिरादरी ने मिलकर उसको मारा। आप कहां की बात कहां कर रहे हैं? समाज को उठाने की बात करिए। पहले सब समाज मिल जाए, सब जन हिताय सब जन सुखाय हो जाए, तब इस समाज में आगे बढ़ सकता है। वरना अगर आप भेदभाव करते रहेंगे, जात बिरादरी करते रहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की बात करती है, सांप्रदायिकता बात पर ही आगे वोट मांगती है, पहले मंदिर की बात करती है, मंदिर हमारी बनेगी। छोड़िए, इल्जाम मत लगाइए, फिर उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। मेरे भी मन में बहुत सारी बातें आ रही है। मैं नहीं रुकूंगा अब इसके लिए। नहीं है, आज की डेट में मुद्दा नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आप न करें। आप खुद के लिए भी शायद कह रहे हैं, आप खुद को भी शामिल कर रहे हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं उससे बचे, बाज आए तो शायद बेहतर हो पाएगा। ये सबके लिए तो यही कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं। आप जी अजय जी, देखिए, यदि सच में देश को नए दिशा की तरफ ले जानी है और इन सारी विकृतियों से हमें मुक्ति लानी है, तो मैं मानता हूं कि सारे नौजवानों को भी और हमारे जैसे आप जैसे बुद्धिजीवियों को भी इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में समझने की जरूरत है। गांधी को ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है। महात्मा गांधी से बड़ा प्रयोगशाला इस देश में किसी ने नहीं स्थापित की थी। और यदि हम उन रास्तों पर चले, साधन और साध्यता के साम्यता और सूचिता पर, तो मुझे लगता है सारी समस्याओं का निदान उसी में है। लेकिन दुर्भाग्य से हम दोहरा चरित्र जी रहे हैं। हम व्यक्तिगत जीवन अलग जीते हैं और सामाजिक जीवन अलग जीते हैं। दोनों में यदि साम्यता हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। विचारधारा अलग हो सकती है, भाजपा की अलग होगी, कांग्रेस की अलग होगी, सपा बसपा की अलग होगी। और ये विविधता का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, तो होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन सबके बीच मैं मानता हूं कि ईमानदारी से, ठीक बात, एकदम अंदर से ईमानदार होकर के आप देश हित में मतलब दोहरापन नहीं, दोहरा चरित्र जब हम जीते हैं, मैं दोगला शब्द ना भी बोलूं, लेकिन दोहरापन नहीं होना चाहिए, है ना जी। महात्मा गांधी जी की बात हो रही तो महात्मा गांधी जी कहकर गए थे कि इस देश की आत्मा गांवों में बसती है और उन गांवों के 18,000 गांवों ने पहली बार इस सरकार के टाइम पे बिजली देखी। तो कहां भूल गए थे उन गांवों को? पहली बात नहीं फिर नहीं आ गई। और हमारे लिए राष्ट्रवाद का जो ये आरोप की तरह हमारे ऊपर मढ़ा जाता है, इसका जवाब सिर्फ इतना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का विकास करना हमारे लिए राष्ट्रवाद है और उसमें तमाम मदे शामिल है। ठीक है जी। देखिए, मैं तो सबसे अलग एक और बात कहना चाहूंगा कि असल में शुरुआत तो जो गंदगी फैलने की शुरुआत जो वो भी राजनीतिक दलों ने शुरू की है, तो सुधारने की शुरुआत भी उनको ही करनी होगी। बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो ये होना चाहिए और जनता को भी ये बात कहनी चाहिए कि जो आयाराम गयाराम वाले लोग हैं, जिनका किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, आज आते हैं और कल शामिल हो जाते हैं। टिकट नहीं मिला तो उनकी तुरंत आस्था बदल गई, रातों रात चली रातों रात। और अब तो नेताओं की छोड़ी पार्टियों की भी आस्था बदल जा रही है, आस्था बदल जा रही है, वो भी बदल जा रही है। दूसरी बात ये कि आसमान से आता है हेलीकॉप्टर से और आप उसको आकर के तुरंत टिकट दे देते हैं। आपका खुद का जो वर्कर जो क्षेत्र में काम कर रहा है, विनेबिलिटी होनी चाहिए बस, आप उसको किनारे कर देते हैं। ऐसे लोग, देखिए, राज्यसभा किस लिए बनाएगी? राज्यसभा इसलिए बनाई गई कि जो जनता से जीत के नहीं पहुंच सकते मगर एकेडमिशियन हैं, खिलाड़ी हैं, इस तरीके के, मतलब जो समाज के जो और इस तरह के जो लाभान्वित करने वाले लोग हैं, वो तो जनता की राजनीति से नहीं जा सकते मगर उनका देश के बनाने में योगदान है, उनको राज्यसभा से भेजा जाए। तो वहां तो पहुंच रहे हैं सब करोड़पति और अरबपति, और आप जो है फिल्म से आ गया और खेल से आ गया, उसको ला करके आप जो है अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर तरजीह देकर के उसको तुरंत मैदान जमीन से नेता ने पैदा कर रहे हैं, आप पैराशूट से गिरा रहे हैं, पैराशूट से लेकर के आ रहे हैं। तो फिर इस पैराशूट कल्चर के खिलाफ भी मुझे लगता है कि जनता को आवाज उठानी चाहिए। और दूसरा, जनता की जिम्मेदारी है कि आपको अपनी जाति का जो है अपराधी वो तो नेता लगता है और दूसरी जाति का जो है नेता भी अपराधी लगता है। इससे थोड़ा मुक्ति पानी चाहिए। जनता की भी जिम्मेदारी है कि जनता को भी अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। और भाई मैं आपको बताऊं कि जब देश ये आजाद हो रहा था तो विंस्टन चर्चिल से लेकर के और दुनिया के तमाम राजनीतिक पंडितों ने कह दिया था कि ये देश टुकड़ों में बट जाएगा। हिंदुस्तान आजाद तो हो रहा है लेकिन चल नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। या इस देश के पास इतनी अकल नहीं, इतना लोगों के पास समझ नहीं। लेकिन ये देश चला भी, बढ़ा भी और बढ़ भी रहा है। बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही है यहां पर, लेकिन जो बीमारियां ये लग रही हैं राजनीति की, क्योंकि यही राजनीति देश को चला भी रहा है, उस बीमारियों से खबरदार होने की जरूरत है। क्योंकि वो खतरा जो उस वक्त था वो खत्म नहीं हुआ है आज भी। वो अशांतियां आज भी बरकरार हैं जिस वजह से तब उंगलियां उठाई गई थी या आशंकाएं जाहिर की गई थी। लेकिन अगर राजनीति ने बांध कर इसको रखा और वो खुद बीमार हो जाएगी तो फिर देश खतरे में जा सकता है। इसलिए राजनेतागण आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा ठीक कीजिए, उस डर्टी साइड को खत्म कीजिए, अपना इलाज कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, 3 पीढ़ियां और चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया।